नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का कार्यक्रम चंडीगढ़ स्पीक्स। दोस्तों, चंडीगढ़ स्पीक्स में हम कोशिश करते हैं बर्निंग इश्यूज़ के बारे में बात करने की, उन समस्याओं की पड़ताल करने की और उनका समाधान आप तक पहुंचाने की। आज का कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी रिलेटेबल है। मैं बात कर रही हूँ बदलते मौसम में नए बच्चों की देखभाल के बारे में। ये बर्थ के बाद जो पहले 28 दिन होते हैं ये बहुत ही नाजुक होते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है इन दिनों में उन बच्चों की सही देखभाल करना और सही इलाज करना। इसी विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर विमलेश सोनी, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोटोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। सबसे पहले आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में ही बताइए कि ये न्यूरोटोलॉजी कि क्या भूमिका है, ये क्या काम करता है और ये पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट से कैसे अलग है? पीडियाट्रिक्स तो हम सब जानते ही हैं कि जो डिपार्टमेंट बच्चों का देखभाल करता है, बच्चों का इलाज करता है, वो पीडियाट्रिक्स कहलाता है। बच्चों का एज ग्रुप हम जानते हैं न्यूबॉर्न से लेकर के 18 ईयर्स तक होता है। उसमें से जो शुरू के 28 डेज़ जैसे आपने बताया उसे हम कहते हैं न्यूनेट, मतलब बर्थ से लेके 28, आम भाषा में 1 मंथ तक के बेबी को बोलते हैं। तो जो न्यूनेट्स की जो केयर करते हैं, उनके जो स्पेसिफिक इश्यूज़ होते हैं उनको देखते हैं, उन डॉक्टर्स को बोलते हैं न्यूनेटोलॉजिस्ट, और ये ब्रांच को कहते हैं न्यूनेटोलॉजी। बेसिकली इसके अंदर सिर्फ आम बच्चों की देखभाल ही नहीं, कई बार जो बच्चे टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, प्री टर्म डिलीवर होते हैं या जिनका वज़न बहुत कम होता है, उनके स्पेसिफिक इश्यूज़ होते हैं, उनकी केयर बहुत जेंटल और बहुत कई समस्याएं होती हैं जिन्हें देखना पड़ता है। इन बच्चों में से कई बच्चों को NICU जिसे हम कहते हैं न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो जो न्यूनेटोलॉजिस्ट होते हैं वो ये न्यूबॉर्न केयर के साथ साथ NICU में रहने वाले बच्चों की भी केयर करते हैं। मैम, कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ के बारे में बताइए। जैसे आपने बोला कि कुछ प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं, सबसे पहले इसकी वजह बताइए और कौन कौन सी आम समस्याएं होती हैं उन बच्चों में। अच्छा, तो प्री मैच्योरिटी के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ कॉमन कारण होते हैं। जैसे अगर मदर को प्लेसेंटा जो है वो प्रीमेच्योरली सेपरेट हो जाए, जिसकी वजह से मदर को ब्लीडिंग होने लगे, या जो वाटर बैग है मदर का वो जल्दी ब्रेक हो जाए, रप्चर हो जाए, तो प्रीमेच्योर लीकिंग हो सकती है। या वैसे ही कई बार प्रीमेच्योर दर्द शुरू हो जाते हैं। कई बार मदर का BP बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से इस कंडीशन को हम PIH कहते हैं या प्री एक्लेम्शिया कहते हैं। उस कंडीशन में भी प्री टर्म डिलीवरी होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। अगर मदर को पहला बच्चा प्री टर्म हुआ है तो काफ़ी चांसेस है कि सेकेंड बेबी भी प्री टर्म हो सकता है। और कई बार हमें कुछ कारण मिलता भी नहीं है, पर मदर को वैसे ही प्री टर्म लेबर शुरू हो गया या प्रीमेच्योर लीकिंग हो गई बिना किसी कारण के, और बच्चा प्री टर्म डिलीवर हो गया। एक और कॉमन कारण होता है जैसे इन्फेक्शन। अगर मदर को कोई इन्फेक्शन हुआ, खासकर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या एक इन्फेक्शन होता है कोरियोमनाइटिस, मतलब मदर के जेनिटल ट्रैक्ट में कहीं इन्फेक्शन है, तो वो भी प्रेसिपिटेट करता है प्रीमेच्योर डिलीवरी को। मैम, जैसे आपने ये बताया कि ये प्री मैच्योर बेबीज़, इनके कुछ स्पेसिफिक रीजंस आपने समझाए हमारे दर्शकों के लिए। ये बच्चे क्या मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस होते हैं या इनकी इम्यूनिटी ज़्यादा वीक होती है? डेफिनेटली। तो प्री टर्म बेबी, वैसे भी न्यूबॉर्न बेबी की इम्यूनिटी एक एडल्ट से कम होती है। और प्री टर्म अगर बेबी डिलीवर हुआ है तो उसकी इम्यूनिटी डेफिनेटली जो टर्म बेबी है उससे कम होती है। तो ये बेबीज़ इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया पहले कि इन बेबीज़ में से कई बेबीज़ को NICU की ज़रूरत पड़ती है। वो भी इसलिए पड़ती है क्योंकि इन बेबीज़ में से कई बेबी को इनके जो ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, अभी इमेच्योर ही चल रहे थे और बेबी पहले ही डिलीवर हो गया, तो वो अभी अपने आप से पूरी तरह काम करने के लिए सक्षम नहीं है। जैसे लंग्स हैं वो अच्छी तरह से ब्रीथ नहीं कर पा रहे, तो इन बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, कई बार वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। इनका जो इंटेस्टाइन है वो मैच्योर नहीं हो पाता, तो इसलिए बेबी दूध नहीं पचा पाते, जिसके कारण फीड इंटॉलरेंस या फिर एक कंडीशन होती है नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस NEC, उसके लिए बच्चे प्रोन होते हैं। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं, तो इनको कॉमनली IV एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा और कई प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए बच्चे प्रोन होते हैं, इसलिए इन्हें बहुत गहन देखभाल की ज़रूरत होती है, इसलिए इन बच्चों को NICU में रखा जाता है। मैम, अक्सर सुना जाता है और देखा जाता है ये जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं अक्सर ये पैदा होने के बाद ही एक इंक्यूबेटर में या किसी और चीज़ में रखे जाते हैं, या जॉन्डिस की प्रॉब्लम होती है, कई बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसकी क्या वजह है और ऐसी सिचुएशंस में क्या घबराना चाहिए है?
देखिए, पहली बात तो इसका सबसे पहला आंसर तो है कि घबराने से किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर आपका बेबी, सबसे पहले तो किसी को भी अगर ये पता है कि प्री टर्म डिलीवरी होने वाली है, तो वो डिलीवरी उस हॉस्पिटल में करवाए जहाँ पे प्री टर्म बेबी की केयर भी अवेलेबल है। तो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, घबराने से कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद है, और वो इसलिए ज़रूरी क्योंकि अगर एक बार बेबी प्री टर्म डिलीवर हो गया, उसको आप एक हॉस्पिटल से जहाँ वो डिलीवर हुआ है वहाँ पे प्री टर्म बेबी की केयर अवेलेबल नहीं है, वहाँ से आप दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट करवाएंगे तो वो और भी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि प्री टर्म बेबी के, जैसे मैंने बताया, ऑर्गन प्रीमेच्योर होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट भी इनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि क्यों ये सब प्रॉब्लम्स के लिए प्रोन होते हैं या इन्फेक्शन के लिए क्यों प्रोन होते हैं, सांस के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनके ऑर्गन्स तो प्रीमेच्योर होते ही हैं, साथ में टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए भी इनमें कैपेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि जो इनका सरफेस एरिया होता है बॉडी का वो ज़्यादा होता है, और दूसरा बात, इनके अंदर फ़ैट कम होता है। तो फ़ैट हमारा इंसुलेशन का काम करता है, मतलब हीट लॉस प्रिवेंट करने का काम करता है, वो इनके अंदर फ़ैट लेयर बहुत कम होती है। इसके अलावा स्वेटिंग मैकेनिज़्म और शिवरिंग मैकेनिज़्म वो भी इनमें डेवलप नहीं होता। तो ये प्रोन होते हैं हाइपोथर्मिया के लिए। इसलिए आपने कॉमनली सुना होगा कि इन बच्चों को गर्म मशीन में रखा जाता है, जो आम भाषा में बोलते हैं। गर्म मशीन मतलब एक होता है इनक्यूबेटर और एक होता है रेडिएंट वार्मर। तो बच्चे के वज़न के हिसाब से और वो कितना प्री टर्म है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि बेबी को इनक्यूबेटर में रखना है या रेडिएंट वार्मर में रखना है। पर डेफिनेटली उन्हें वार्म एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। तो एक कॉमन न्यूमोनिक होता है हमारी लैंग्वेज में ABC, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। कोई भी मेडिकल जो भी पर्सन होता है वो बोलता है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ये किसी भी इंसान की जान बचाने के लिए ज़रूरी होता है। पर न्यूबॉर्न में ये होता है TABC, ABC की जगह टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीदिंग सर्कुलेशन। तो टेम्परेचर न्यूबॉर्न बेबी में सबसे प्रायोरिटी है किसी भी बच्चे की जान बचाने की। जैसे जैसे आप इम्पॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं, वैसे वैसे हम यही इम्पॉर्टेंट जानकारी कोशिश कर रहे हैं डिस्प्ले करने की हमारे दर्शकों के लिए। बदलते मौसम की बात करते हैं मैम। बदलते मौसम में चाहे आती ठंड हो चाहे जाती ठंड हो, नवजात बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। इसकी क्या वजह है और इसके क्या समाधान है? तो जैसे आपने बदलते मौसम की बात की, बदलते मौसम में एक्चुअली कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ज़्यादा फलते फूलते हैं, मतलब वो टेम्परेचर, वो एटमॉस्फेयर कुछ ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो वो ऑर्गेनिज्म, वो वायरसेस, वो उस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं। और क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो वो उनको कैच करने के लिए भी प्रोन होते हैं। तो जिसमें से कॉमन मैं बात करूं तो RSV, जैसे अभी सर्दी ख़त्म हो रही है, गर्मी शुरू हो रही है धीरे धीरे, तो इस एटमॉस्फेयर में RSV वायरस, राइनो वायरस, एडिनो वायरस, एंट्रो वायरस, कॉमन फ्लू, ये सब ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के काफ़ी चांसेस रहते हैं। और क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो वो ये इन्फेक्शन कैच करने के लिए भी प्रोन होते हैं। मैम, तापमान और टेम्परेचर की बहुत बार बात हो रही है आपके एक्सप्लेनेशन में, तो ये तापमान कितना ज़रूरी है बच्चे की सेहत के लिए? रूम टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तो टेम्परेचर तो मैंने बताया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है बेबी की जान बचाने के लिए। तो हम ये सलाह देते हैं कि रूम का टेम्परेचर आप 24 से 26 मेंटेन रखें अप्रॉक्सीमेटली। और अगर आप जैसे थर्मोमीटर नहीं है, रूम थर्मोमीटर हर कोई नहीं लगा के रखता है और इतना ज़रूरी भी नहीं है, तो आप अपने आप से ऐसे असेस कर सकते हैं कि जैसे बेबी का आप अपने बैक ऑफ हैंड से टच करें उसका फीट या फिर उसका पाम। अगर वो आपने टच किया और जो आपने उसका कोर मतलब पेट को टच किया, तो वो दोनों एक जैसे गर्म होने चाहिए। अगर बच्चे का आपको फीट या उसके पाम ठंडे लग रहे हैं, इसका मतलब बच्चा कोल्ड स्ट्रेस में, तो बच्चे को एक्स्ट्रा लेयर कवरिंग की ज़रूरत है। दूसरा, क्लोथिंग से आप जैसे आपको अगर जितने भी लेयर ऑफ क्लोथिंग की ज़रूरत लग रही है तो बच्चे को उससे एक लेयर क्लोथिंग ज़्यादा है। जैसे अगर अभी हम 2 लेयर क्लोथ पहन रहे हैं तो बच्चे को 3rd लेयर क्लोथ की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि बच्चों को, कई लोग सोचते हैं बच्चों को सिर्फ सर्दी ही लगती है, मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा कवर करके रखते हैं, वो भी ठीक नहीं है। उससे भी हाइपरथर्मिया होने का रिस्क रहता है, वो भी बच्चे के लिए अनकंफर्टेबल होता है। तो हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया दोनों ही अवॉइड करना होता है। मैम, जैसे कि आपने लेयरिंग की बात करी है, स्पेशली जो मदर्स हैं, जो न्यू मदर्स हैं, बच्चे का जन्म होता है साथ ही माँ का भी जन्म होता है, वो ज़्यादातर फंसी होती हैं बहुत कि बच्चा 20 दिन का है, बच्चा बीमार नहीं होना चाहिए, बच्चा कुछ खा नहीं रहा, बच्चा प्यूक कर रहा है इमिडिएटली कुछ खाने के बाद। ये कुछ नॉर्मल क्वेरीज हैं। मेरे भी दिमाग में एक प्रश्न आया कि ऐसे मौसम में क्या इतने छोटे बच्चों को बाहर लेकर जाना चाहिए, और अगर बहुत ज़रूरी है तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए?
देखिए सबसे पहले तो हम जैसे हमारे पेशेंट्स होते हैं उन वो भी हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चे को कहीं बाहर लेके जा सकते हैं क्या। आपको ओवर क्राउडिंग इवन घर में भी अवॉइड करनी चाहिए न्यूबॉर्न बेबी के साथ में, और बाहर अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट, क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा एक्सपोज होगा मतलब बाहर बहुत सारे लोगों के लिए, किसी को खांसी जुकाम है, किसी को कोई इन्फेक्शन है, तो वो कैच करने के लिए प्रोन है। दूसरा, एक कॉमन हमारा ट्रेडिशन रहता है कि न्यूबॉर्न बेबी होता है तो हर कोई बेबी को टच करना चाहता है, हर कोई बेबी को हैंडल करना चाहता है, तो उससे एक्सपोजर और बढ़ जाता है। तो कई बार ये अनअवॉइडेबल हो जाता है फैमिली सर्कमस्टेंसेस में। तो हम पेरेंट्स को भी यही कहते हैं कि आप जहाँ तक हो सके बेबी को ओवर क्राउडिंग में ले जाना अवॉइड करें। फिर भी अगर बहुत ज़रूरी है कहीं लेके जाना तो भी आप मल्टीपल हैंडलिंग अवॉइड करें, हैंड हाइजीन मेंटेन रखें। हैंड हाइजीन मतलब हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंट होनी चाहिए जो भी बच्चे की केयर कर रहा है। तो हम बहुत सारे इन्फेक्शंस तो हैंड वॉशिंग से ही अवॉइड कर सकते हैं। फिर अगर किसी को खांसी जुकाम है आपके आसपास या जो भी बच्चे को हैंडल कर रहा है तो वो मास्क का यूज़ करे, और वो तो स्पेशली हैंड वॉश रेगुलर करे। जो आजकल कॉमन प्रैक्टिस है, लोग अपने पास सैनिटाइज़र रखते हैं और सोचते हैं कि सैनिटाइज़ कर लिया तो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू हैंड वॉशिंग। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू हैंड वॉशिंग। आप हैंड वॉश को सैनिटाइज़र से रिप्लेस नहीं कर सकते। इंटरमिटेंटली आप बीच बीच में सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हो, पर जितना आप हैंड वॉश करेंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा, जो आपको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लोथिंग है वो आपको मेंटेन रखनी है वाइल ट्रांसपोर्ट या जहाँ भी आप कहीं दूसरी जगह गए हैं वहाँ पे भी। तीसरा, ब्रेस्ट फीडिंग फेज़ में वैसे बच्चे को ट्रांसपोर्ट करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि उसके पास रेडीमेड फूड है बच्चे के पास, मतलब मदर डायरेक्ट फीड करा रही है। तो कई मदर्स एक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछती हैं कि हमें बच्चे को कहीं लेके जाना है बाहर, तो फिर तो रास्ते में बॉटल फीड कराना पड़ेगा या कोई एक्स्ट्रा फीड ले देना पड़ेगा। तो वो हम उन्हें समझाते हैं कि बल्कि आप तो साथ ही हो, मतलब मदर अगर साथ में है तो कोई भी एक्स्ट्रा फीड देने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रांसपोर्ट में भी कहीं दूसरी जगह जाके भी मदर का फीड ही कंटिन्यू करें। मैम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक है, इस पे हम बात करेंगे। बहुत से मिथ्स भी हैं इससे रिलेटेड, उसको क्लियर करेंगे। उससे पहले हमारे दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ वीडियो बाइट के थ्रू। पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से कि आजकल का जो वेदर है ये कभी ठंडी हो जाती है, कभी गर्म हो जाता है, तो इसमें हमें अपने बच्चों को लेके कैसे सावधानी बरतनी चाहिए कि वो बीमार ना पड़े। कभी खांसी हो जाता है, कभी जुकाम हो जाता है, बच्चों को किस तरह से हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आजकल जो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, वायरल चल रहा है, उसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बार बार फीवर उतरता है, चढ़ता है, उस चीज़ के लिए। जी मैम, ये दोनों क्वेश्चन वैसे पहले भी बताया मैंने सेम, कि आपको सबसे पहले तो बच्चे को जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कंटिन्यू रखिए। तो जैसे इन्होंने बोला कि बच्चे को बार बार वायरल होता है या खांसी जुकाम होता है, तो हम बच्चे की इम्यूनिटी पहले से ही उसकी जितना हम कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग, वो करने के लिए मदर का ब्रेस्ट फीड कराइए। उसके अलावा कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे हम बच्चे का इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो मदर का जो ब्रेस्ट फीड है वो कंटिन्यू रखिए। दूसरा, किसी को खांसी जुकाम है तो वो अवॉइड करे बच्चे की हैंडलिंग। फिर भी अगर अनअवॉइडेबल है या मदर को ही खांसी जुकाम हो गया है तो उन्हें मास्क यूज़ करना चाहिए, पर फिर भी मास्क लगा के ब्रेस्ट फीडिंग ही कंटिन्यू करें और हैंड वॉश करें फ्रीक्वेंट, और ओवर क्राउडिंग अवॉइड करें। मैम, इस उम्र में बच्चों को कौन कौन से संक्रमण का खतरा है, कौन कौन से इन्फेक्शंस का? जैसे कॉमन मैंने बताया कि वायरसेस के नाम तो मैंने बताए, तो इन वायरसेस से जो कॉमन इन्फेक्शन होते हैं, सबसे पहले तो खांसी जुकाम, कभी कभी इससे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे हम आम भाषा में निमोनिया कहते हैं या ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं, वो भी कॉमन होते हैं इस सीज़न में। इसके अलावा आँख के इन्फेक्शन, अभी पिछले दिनों में आपने कई देखे होंगे कंजक्टिवाइटिस के केसेस, तो आँख में इन्फेक्शन कॉमन हो रहा है आजकल इस बदलते मौसम में। इसके अलावा आंतों का इन्फेक्शन, बच्चों को फ्रीक्वेंट डायरिया, पेट में दर्द, ये सारे इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो इस मौसम में ये सारे इन्फेक्शंस कॉमन है। कभी कभी ये चीज़ें सीरियस भी कन्वर्ट हो सकती हैं कि बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है या बच्चे को आईसीयू में एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। पर अगर हम इनका पहले से ही प्रिवेंशन रखें या ध्यान रखें तो ये नौबत से हम बच सकते हैं। ब्रेस्ट फीड की मैम बात हो रही थी। ब्रेस्ट फीड सब लोग ये जानते हैं कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज़। क्या एक तो आप इसका फ़ायदे बताइए कि ब्रेस्ट फीड के क्या फ़ायदे हैं बच्चों के लिए, क्या मदर को भी कोई फ़ायदा है ब्रेस्ट फीड से? डेफिनेटली इससे बच्चे को तो फ़ायदा है ही और मदर को भी बहुत फ़ायदा है। तो ब्रेस्ट फीड एक सबसे पहले तो रेडीमेड, नेचुरल और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल फीड है। तो मदर फीड, और क्योंकि ये नेचुरल है तो ऑब्वियसली नेचर ने इसको बनाया है तो बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट बनाया है। तो उसके हिसाब से, बच्चे के हिसाब से एक तो इसमें सारा न्यूट्रिशन होता है, इसके अलावा कई इम्यून चीज़ें भी होती हैं इसके अंदर जो कि बच्चे को बीमारियों से, संक्रमण से बचाती हैं।
तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए वो चीज़ें भी होती हैं। इसके अलावा बच्चे को कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितने मल्टीविटामिन चाहिए, वो सब बच्चे के अप्रोप्रिएट मदर के फीड में होते हैं। तो उसको अलग अलग से हमें मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, जितना बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट है वो मदर से नेचुरली हमें मिल रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि ये डायरेक्ट दिया जा रहा है तो इन्फेक्शन जो, क्योंकि बीच में कोई मोड और दूसरा नहीं है, जैसे हम बॉटल दे रहे हैं या कटोरी से दे रहे हैं या चम्मच से दे रहे हैं या किसी भी तरीके से फीड दे रहे हैं, तो उसमें जो दूसरा बर्तन यूज़ हो रहा है उससे होने वाला इन्फेक्शन जो है वो ब्रेस्ट फीड में होने का चांस नहीं है। तो इसलिए बच्चे को वैसे भी इन्फेक्शन से बचाता है। तो बच्चे का ग्रोथ और बच्चे को इन्फेक्शन से बचाना। इसके अलावा ऐसा देखा गया है स्टडीज़ में कि जो बेबीज़ मदर का फीड लेते हैं, ब्रेस्ट फीड लिया है जिन्होंने, वो आगे चल के उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस और वो दिमाग से भी तेज़ होते हैं, उनका IQ भी अच्छा होता है। मदर के फ़ायदे की हम बात करें तो सबसे पहले तो ब्रेस्ट फीड कराने से मदर को जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होता है वो कम होता है। दूसरा, यूट्राइन इन्वोल्यूशन, मतलब जो बच्चे के प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चा पेट में होता है तो जो यूट्रस हमारा ऊपर आ जाता है वो जल्दी नीचे चला जाता है। तो जैसे कई आजकल लोग अपने हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, फिगर कॉन्शियस होते हैं, तो रादर जो मदर्स ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनको बल्कि ये अपना फिजिक मेंटेन रखना भी ज़्यादा अच्छा रहता है जी। फिर तीसरा, मदर को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारी जैसे जो हम आजकल सभी लोग इसकी बात करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, इससे प्रिवेंशन होता है अगर मदर ब्रेस्ट फीड कराए तो। मैम ब्रेस्ट फीड पे दोबारा आएंगे, कुछ प्रश्न मेरे दिमाग में है। हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा था बर्थ एफिसिया के बारे में, अगर आप सरल भाषा में समझा सकें हमारे दर्शकों को कि ये क्या है। एक्चुअली बर्थ एस्फिक्सिया एक कॉमन टर्म है जिसे हम, मतलब ये मेडिकल टर्म है पर आम भाषा में है बच्चा जन्म के बाद तुरंत रोया नहीं। तो इसकी अलग अलग बॉडीज़ ने अलग अलग डेफिनेशन दी हुई हैं। तो जनरली जैसे जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो लंग्स हैं वो फ्लूइड फिल्ड होते हैं। जब बच्चा पहली बार आके रोता है तो उसको हम फर्स्ट ब्रेथ कहते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट ब्रेथ लेने से वो बच्चे के लंग हैं उनमें एयर जाता है, तो वो एयर मतलब ऑक्सीजन वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और उससे बच्चे के सारे ऑर्गन अपने आप सेल्फ फंक्शनिंग शुरू होती है। तो अगर ये ऑक्सीजन बच्चे को नहीं मिले तो उससे बच्चे के ब्रेन पे परमानेंट और बाकी ऑर्गन्स पे भी परमानेंट डिफेक्ट रह सकता है। तो ये प्रॉब्लम होती है बर्थ एस्फिक्सिया। मैम NICU यूनिट के बारे में बताइए, इसकी क्या भूमिका है? NICU में हमारे पास जैसे एक तो प्री टर्म बेबीज़ या जो बेबीज़ वेंटिलेटर पे जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, जिन बच्चों को बहुत सीरियस इन्फेक्शंस हैं या जिन बच्चों को दूध पचाने में प्रॉब्लम है, या इसके अलावा कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जिनके कारण बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है या कुछ दिनों बाद सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारे बच्चों को ICU में NICU में केयर किया जाता है। मैम हम ब्रेस्ट फीड की बात कर रहे थे तो एक सवाल मेरे मन में आया कि अक्सर मदर्स की ये समस्या होती है कि उनको ये नहीं पता होता कि बच्चा भूखा है या उसका पेट भर चुका है, ये कैसे पता लगाया जाए? हाँ, ये काफ़ी मदर्स का कॉमन क्वेश्चन होता है। तो जैसे सिंपल से कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिससे मदर इजीली खुद अपने आप असेस कर सकती है कि उसका फीड एडिक्वेट है या नहीं। तो आपको जैसे बच्चे को अगर आप फीड करा रहे हैं, फीड कराने से पहले मदर को ब्रेस्ट हैवी लगती है, मतलब उसे खुद ही पता लगता है ब्रेस्ट हैवी हो रही है, थोड़ा पेन हो रहा है, और पिलाने के बाद उसे वो रिलैक्स्ड फील होती है, तो मतलब फीड गया है बेबी के पेट में। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि बेबी यूरिन कम से कम 6 to 8 टाइम्स 24 आवर्स में कर रहा है। अगर बच्चा 6 to 8 टाइम्स यूरिन पास कर रहा है इसका मतलब मदर का फीड एडिक्वेट है। इसके अलावा बच्चा दूध पीने के बाद 2-3 घंटे आराम से खेलता है या सो जाता है। और चौथा है कि बच्चे का वेट गेन हो रहा है। तो बर्थ के शुरू के कुछ दिनों मतलब हफ्ता 10 दिन तो लगभग बेबी का नॉर्मल भी वेट लॉस होता है, पर उसके बाद बच्चे का वेट गेन शुरू हो जाता है। पर वेट लॉस एक तो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, तो आप जज कर सकते हो कि अगर बच्चे का एक्सेसिव वेट लॉस मतलब जितना बर्थ वेट था उसका 10% से ज़्यादा वेट लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद वेट गेन शुरू हो गया हफ्ते के बाद, तो ये इंडिकेटर है कि आपका फीड एडिक्वेट है। इसी के साथ एक और क्वेरी लेते हैं मैम वीडियो बाइट के थ्रू हमारे दर्शक की। ये मौसम चेंज हो रहा है तो इस मौसम में बड़ों को भी बच्चों को भी ठंड लग जाती है या गला खराब हो जाता है, जुकाम खांसी, ये ठंड के कारण है या कोई वायरल या किसी चीज़ से इफेक्ट होता है शरीर पे? सर ये मैं आपसे पूछना है, तो अब जो छोटे छोटे बच्चों को जुकाम खांसी वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, ये मौसम की वजह से है या कोई वायरल है? और कभी कभी उनका नाक भी बहने लगता है, ठीक है, इनकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चों की आजकल तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे बड़े बेटे को भी बहुत कफिंग और ये सब रहता है, तो ये वेदर चेंज की वजह से है या कोई वायरल फैला हुआ है?
जी मैम। तो ये जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे कि जैसे बच्चों को ये स्पेसिफिक ये पूछ रहे हैं कि वायरल है या फिर मौसम बदलने से है, तो ये हम इसे क्यूमुलेटिव बोलेंगे, क्योंकि Okay. बदलते मौसम में कुछ वायरस प्रिवलेंट होते हैं, इसकी वजह से है। तो ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, पर इसके साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी, क्योंकि कुछ बच्चे एलर्जीज़ के लिए भी प्रोन होते हैं, और बदलते मौसम में स्पेशली जो बच्चे एलर्जीज़ के लिए प्रोन होते हैं उनमें सिम्टम्स एग्रावेट हो जाते हैं। तो जैसे स्पेशली थोड़े बड़े बच्चे, उनमें बदलते मौसम में एकदम से बार बार खांसी होना, है ना, और सांस में दिक्कत होना, या जो बच्चे जो ऑलरेडी इनहेलर पे हैं या जिनको फ्रीक्वेंट नेबुलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, उनको इनकी ज़रूरत और भी ज़्यादा पड़ने लग जाती है बदलते मौसम में, क्योंकि एलर्जी से ये चीज़ें और एग्रावेट हो जाती हैं। तो ये सिर्फ एक ही चीज़ हम इसके लिए नहीं जिम्मेदार नहीं बोल सकते। दिस इज़ अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, कि वायरल इन्फेक्शन भी है बदलते मौसम की वजह से, और कुछ बच्चे जिन्हें जो एलर्जीज़ के लिए प्रोन है, स्पेशली जिनका फैमिली हिस्ट्री है या जिनका पास्ट हिस्ट्री है, उन बच्चों में ये सिम्टम्स और भी एग्रावेट हो सकते हैं बदलते मौसम में। मैम आपने इनहेलर की बात की, इनहेलर के साथ कफ सिरप्स और नेबुलाइजर्स का बहुत चलन है आजकल, क्या ये टोटली सेफ है? नहीं, अभी जैसे आपने गाइडलाइंस भी पढ़ा होगा कि 2 साल से छोटे बच्चे के लिए तो सारे कॉफ सिरप्स बैन हैं, और 4 साल तक के बच्चों के लिए कुछ दवाइयां हैं जो मान्य हैं, पर ज़्यादातर दवाइयां उनके लिए भी सेफ़ नहीं हैं। तो और दूसरा हमें समझना पड़ेगा कि कॉफ़ होता क्यों है। तो हर बार कॉफ़ के लिए दवाई की ज़रूरत भी नहीं होती है। जैसे कॉफ़ मतलब सिंपल गले में इरिटेशन, जैसे हम कहीं धूल मिट्टी में जाते हैं तो भी हमें खांसी होने लग जाती है, तो गले में इरिटेशन की वजह से हमें बेसिकली खांसी होती है। तो कई बार ऐसा होता है बच्चे को जुकाम है और पोस्ट नेज़ल ड्रिप होता है। पोस्ट नेज़ल ड्रिप मतलब बलगम है, वो नाक के थ्रू गले में अड़ता है, गले में टच होता है, जिससे बच्चे को खांसी होती है। तो और क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स मतलब 1-1.5 साल तक के बच्चे, जिन्हें ना तो ठीक से अपना म्यूकस निकालना आता है, ना ही अच्छे से स्वॉलो करना आता है, तो वो बच्चों में ये खांसी स्पेशली सोने के टाइम ज़्यादा होती है। तो अगर हम उन्हें वैसे ही थोड़ा सा जैसे स्टीम दे के, है ना, या जो बच्चे पानी पीने की एज में आ गए हैं जिन्हें थोड़ा सा गुनगुना पानी दे के, अगर हम इस तरह से भी उन्हें होम रेमेडीज़ के थ्रू, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें घर में ध्यान रख के अगर ये सब करें, तो भी वो बलगम लिक्विफाई हो जाएगा और वो पेट में चला जाएगा, तो बच्चे का खांसी काफ़ी हद तक इस तरह से भी हम ठीक कर सकते हैं। मैम ऐसी स्थिति में अगर मैं पूछना चाहूँ कि घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज़ काम आते हैं, क्या आप उनको रेकमेंड करते हैं? हाँ, कुछ होम रेमेडीज़ ठीक हैं, पर कुछ होम रेमेडीज़ जो सेफ़ नहीं भी होती हैं, जैसे आजकल ओवर द काउंटर लोग पैकेट्स वाली कुछ भी ड्रग्स ले लेते हैं जिन पे नाम नहीं है, वो आई वोंट रिकमेंड, मतलब वो क्योंकि उनमें क्या कंटेंट है हमें पता नहीं है। और बहुत कॉमनली लोग जो आप कह लो कि देसी दवाई कह के बेचते हैं जिन्हें, उनमें सिडेटिव्स भी होते हैं। सिडेटिव मतलब बच्चे को नशे जैसी या सुलाने की दवाई होगी उसके अंदर। आपने क्योंकि लेबल्ड पैकेट लेके बच्चे को वो दवाई दे दी, तो आपको पता भी नहीं है कि उसमें क्या है। बच्चे को आपने दवाई दी, बच्चा घर जाके सो गया, तो पेरेंट्स खुश हैं कि ये दवाई से तो बच्चा ठीक है, पर वो बच्चे के लिए फिर सेफ़ नहीं है। दूसरा, 1 ईयर तक के बच्चों को हम हनी देने के लिए मना करते हैं। तो कई लोग हनी का यूज़ करते हैं, तो वो भी हम मना करते हैं, मतलब खांसी के लिए, जुकाम के लिए स्पेशली, तो 1 ईयर तक के बच्चों को हम हनी देने के लिए भी मना करते हैं। मैम ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत वास्ट है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जाते जाते एक सवाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत सी मदर्स की ये क्वेरी है कि फॉर्मूला मिल्क जो है आजकल फैशन भी है और कुछ माओ की नेसेसिटी भी है, तो आप उसको कैसे देखते हैं और उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मतलब सबसे बेस्ट फीड तो मदर्स ओन मिल्क है, मतलब माँ का दूध। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मतलब मदर अगर थोड़ा एफर्ट करें तो मदर का खुद का मिल्क ही सफिशिएंट होगा। पहले मैं वो बता देती हूँ, जैसे मदर का लिक्विड इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, कम से कम 3 to 4 लीटर्स ओवरऑल लिक्विड इंटेक होना चाहिए। दूसरा है मदर का डाइट, जो उसका डाइट प्रेगनेंसी से पहले था, उसका एटलीस्ट 1.2 या 1.3 टाइम्स वो खाना खाए। जहाँ तक हो सके नींद अपनी पूरी लेने की कोशिश करें, ऑल्दो छोटे बच्चे के साथ मुश्किल होता है पूरी नींद लेना, पर जब बच्चा सोए तो वो भी सो जाए। और चौथा है स्ट्रेस अवॉइड करें। ये 4 चीज़ों से वैसे ही मदर का खुद का फीड सफिशिएंट होगा। फिर भी अगर कोई ऐसा कारण है कि मदर को कोई इलनेस है, बच्चा मदर से सेपरेटेड है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे को माँ का दूध नहीं मिल रहा है, तो भी फॉर्मूला फीड अगर आपको देना पड़ रहा है, तो आप
उसे बॉटल से ना दें, आप उसे बल्कि कटोरी से दे दें, क्योंकि बॉटल से इन्फेक्शन और दूसरे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी बहुत सरल तरीके से हमारे सामने रखी और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित होगी। दर्शकों, ये तो हम जान चुके हैं कि इस समय में नवजात बच्चों की देखभाल उनके हेल्दी और सेहतमयी भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। मैं जाते जाते एक बार फिर याद दिला दूँ कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स हमारे प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा, डीडी चंडीगढ़। इसके अलावा आप हमें OTT वेव्स प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम अवेलेबल हैं। यदि आप हमें लिखना चाहते हैं, कोई सुझाव है तो हमें लिख सकते हैं hopchandigarh@gmail.com पर। अगली बार फिर हाजिर होंगे नए चेहरे नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन। धन्यवाद।